नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 आज से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेप एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू। और क्रिकेट में अल अमरात में इमर्जिंग टीम एशिया कप पुरुष T20 टूर्नामेंट में भारत ए की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में आज से आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में बताया कि शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। On the agenda is economic cooperation, increasing the voice of the global south, reforms of the global institutions, cooperation for economic development and sustainable development. Proposals that are on table include financial inclusivity, digital inclusivity, lifestyle for environment. प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से ही इसने इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और सहभागिताओं में हिस्सा लिया है। श्री विक्रम मिस्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ब्रिक्स के लिए बेहद मूल्यवान है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। India brings great value to BRICS and its contributions have played a vital role in shaping BRICS efforts in areas such as economic growth, sustainable development and global governance reform. श्री मिस्री ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। विदेश सचिव ने कहा कि ये पहला शिखर सम्मेलन है जो पिछले साल जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा, लेकिन इसका मुख्य दिन कल होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। वो शिखर सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। इसके अलावा श्री मोदी ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन ब्रिक्स सहयोग तंत्र में नए सदस्यों को शामिल करने पर केंद्रित है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्थिर खाद्य आपूर्ति और दुनिया से भूख मिटाने पर चर्चा होगी। भारत की ब्रिक्स में भागीदारी वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीयता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, कजान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 5 और राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड स्तर से नीचे मुख्य महाप्रबंधक CGM पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक शामिल हैं। वित्त मंत्री ने उन बैंकों में CGM की मौजूदा संख्या में वृद्धि को भी मंजूरी दी है जिनमें पहले से ही ये पद हैं। इस संशोधन के साथ सभी 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों में CGM पदों की संख्या 80 से बढ़कर 144 हो गई है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में कुल 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा।
ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। उम्मीदवार 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 नवंबर नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पहले चरण के मतदान के लिए अब तक 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस बीच राज्य के विभिन्न भागों में सर्च अभियान के दौरान 7 करोड़ 72 लाख से अधिक की अवैध सामग्री और नकद राशि जब्त की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 6 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदग्गा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को उनके मौजूदा जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने कल्याण ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से राजू पाटिल और ठाणे से अविनाश जाधव को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 9 श्रेणी में 38 विजेताओं की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और नागरिक समुदाय शामिल हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ओडिशा को पहला पुरस्कार दिया जाएगा, वहीं उत्तर प्रदेश को दूसरा और गुजरात और पुडुचेरी को तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी के साथ साथ नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और पानी के सर्वोत्तम उपयोग के लिए प्रेरित करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी और लगभग 1200 से अधिक नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सदस्य भाग लेंगे। नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि इस सम्मेलन में मुख्य रूप से नागरिक सुरक्षा विधेयक और मॉडल होमगार्ड विधेयक तथा इन दोनों बलों की विविध नीतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस सम्मेलन में दोनों बलों के कामकाज में और कार्यक्षमता लाने के लिए आधुनिक तकनीक के दायरे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बेसिक आशय इसका यह है कि इसमें लोग आए, कुछ दिन ट्रेन करें हम उनको, ये वॉलंटियर सेवा दें, फिर इनको हम रिजर्व में रखें। ऐसे ग्रेजुअली करते करते ट्रेन्ड लोगों की जो संख्या है वो देश में बढ़े कि अगर ऐसी कोई आपदा आए, हर गांव में, हर टाउन में ट्रेन्ड वॉलंटियर विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वहां पे उपलब्ध हों, जो कि वहां पे काम करें। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। श्री शाह आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NGDB के 60वें स्थापना दिवस में भी शामिल होंगे। इस अवसर पर गृहमंत्री बोर्ड की 3 नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 2 दिवसीय अमरावती ड्रोन सम्मेलन 2024 आज से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में शुरू हो रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू करेंगे। आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधि और प्रदर्शक भाग लेंगे। ये शिखर सम्मेलन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा क्षेत्र, भारतीय उद्योग परिसंघ, शोधकर्ताओं और इस क्षेत्र के उद्यमियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ड्रोन निर्माण में निवेश को बढ़ाना, ड्रोन प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए मंच तैयार करना और नवाचार केंद्रों के माध्यम से ड्रोन इकोसिस्टम के लिए रणनीतियों का निर्माण करना है। विजयवाड़ा से साई सिस्तला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण ग्रेड 2 आज सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हो गया है। यह निर्णय नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक के दौरान लिया गया। समिति ने लोगों से धूल उड़ाने वाले निर्माण गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। समिति ने ठोस कचरा और जैव ईंधन को खुले में जलाने से बचाने की भी हिदायत दी है। ग्रेड के दूसरे चरण में 11 सूत्री कार्ययोजना पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कल राज्य सचिवालय नबन्ना में बैठक में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। अल अमरात में इमर्जिंग टीम एशिया कप पुरुष T20 टूर्नामेंट में भारत ए ने कल संयुक्त अरब अमीरात को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की पूरी टीम केवल 107 रन ही बना सकी। 108 रन का लक्ष्य भारतीय टीम ने 11वें ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। भारत ए का अगला मुकाबला कल ओमान से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी महिला 2020 विश्व कप 2024 प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी द्वारा घोषित 12 सदस्यीय टीम में वो भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में एक सिलेंडर में विस्फोट होने से 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। देश आज स्वाधीनता सेनानी और काकोरी ट्रेन एक्शन के वीर योद्धा अशफाकुल्लाह खान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वाधीनता सेनानी अशफाकुल्लाह खान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अशफाकुल्लाह खान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के जरिए अंग्रेजों में डर पैदा किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं दिव्या तोमर। धन्यवाद कनक। देपसांग और डेमचोक से हटेंगी सेनाएं, सीमा पर पहले की तरह गश्त करेंगे भारत चीन। अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, रूस में मोदी जिनपिंग की संभावित भेंट से पूर्व भारत की घोषणा। चीन के साथ एलएसी पर गश्त से जुड़े समझौते पर सहमति। राजस्थान पत्रिका ने इसे 4.5 साल से रिश्तों पर बर्फ पिघलने का संकेत बताया है। गांदरबल आतंकी हमले के बाद घाटी में गम और गुस्सा। एनआईए ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जनसत्ता की पहली सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, आतंकी हमले में टीआरएफ का हाथ। विमानों में बम की धमकी पर हिंदुस्तान लिखता है, हवाई अड्डों की सुरक्षा सख्त, अफवाह पर कड़ी सजा मिलेगी। पत्र ने साथ ही लिखा है, दिल्ली धमाके में खालिस्तान संगठन की जानकारी तलब। नवभारत टाइम्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू का बयान दिया, विमानों को फर्जी धमकी दी तो कड़ी सजा। अमर उजाला ने पाकिस्तान में 64 वर्ष बाद हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार समाचार देते हुए लिखा है, नारोवाल में बावली साहिब मंदिर का निर्माण शुरू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।